आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है व्यावसायिक अध्ययन क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड एक टॉपिक का जो टॉपिक है भारार्पण के तत्व अथवा भारार्पण की प्रक्रिया, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन और प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं भारार्पण के तत्व अथवा भारार्पण की प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों, आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, भारार्पण की परिभाषा, अर्थ और उसकी विशेषताओं से रिलेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकती हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बात करते हैं भारार्पण की। सबसे पहले भारार्पण का मतलब आप सभी को पता ही होगा कि भारार्पण होता क्या है। दरअसल भारार्पण क्या होता है? भारार्पण से आशय कार्यभार के सौंपे जाने से है। जो भारार्पण होता है उसका जो अर्थ होता है वो ये होता है कि कोई कार्य है वो किसी को सौंपा जाना है, ठीक है, वो होता है भारार्पण का अर्थ। अब आते हैं भारार्पण की प्रक्रिया पे। विलियम एच न्यूमैन के अनुसार संगठन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण भारार्पण में निम्नलिखित 3 तत्व निहित रहते हैं। बात करते हैं उन 3 तत्व की कि वो कौन कौन से 3 तत्व हैं। नंबर 1, कार्यभार का सौंपा जाना। नंबर 2, अधिकारों को प्रदान करना। तथा नंबर 3, दायित्व अथवा जवाबदेही निर्धारित करना। असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रांटिंग अथॉरिटी एंड फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, जानेंगे इन तीनों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में। जानते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 के बारे में। कार्यभार का सौंपा जाना अथवा उत्तरदायित्व सौंपना। असाइनिंग ऑफ ड्यूटी, टास्क और असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। चूँकि एक प्रबंधक किसी उपक्रम के सभी कार्यों को स्वयं ही पूरा नहीं कर सकता, अतः उसे अपने कार्य का कुछ भाग अपने अधीनस्थों को सौंपना चाहिए। जो एक प्रबंधक है वो किसी भी उपक्रम के जितने भी कार्य हैं वो उनको खुद से तो पूरा नहीं करेगा, उसको किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी। तो वो क्या करेगा, अपने कार्य का कुछ भाग अपने अधीनस्थ को सौंप देगा। अधीनस्थ मतलब सबऑर्डिनेट्स, उनको वो सौंप देगा, डेलीगेट कर देगा, ताकि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। क्योंकि अगर वो सारे जितनी भी वर्कलोड है अगर वो सारा अपने ऊपर रखेगा तो उसका क्या होगा, उसका माइंड ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, वो एक तरीके से प्रेशर में रहेगा कि मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, और फिर ऑब्जेक्टिव्स भी अपने अचीव करने हैं, ऑब्टेन करने हैं। तो वो उस कंडीशन में क्या करेगा, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति वो नहीं कर सकता। वो लक्ष्य की प्राप्ति तब कर सकता है जब उसका जो कार्यभार है उसका कुछ भाग अपने सबऑर्डिनेट्स को सौंप देगा। तो इससे उसका प्रेशर भी ख़त्म हो जाएगा, जो उसके ऊपर था हेडेक उसका गायब हो जाएगा, बाकी उसके उद्देश्य भी जो है उनकी प्राप्ति की जा सकती है। भारार्पण की प्रक्रिया में मुख्य प्रबंधक को सबसे पहले यह निश्चित करना होता है कि उपक्रम में कुल मिलाकर कितनी प्रबंधकीय प्रक्रिया है जिन्हें कि पूरा किया जाना है, तथा उनमें से कितनी क्रियाओं को वह स्वयं अपने पास रखेगा तथा कितना कार्यभार वह अपने अधीनस्थों को सौंप देगा। जो एक उपक्रम है, भारार्पण की जो प्रक्रिया है, उसमें क्या होता है कि जो मुख्य प्रबंधक है उसको सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि वो कितना भाग अपने पास रखेगा, कौन सी क्रियाएं वो खुद करेगा, कितना कार्यभार वो अपने सबऑर्डिनेट्स को सौंप देगा। ये सारा का सारा एक प्रबंधक को मैनेज करना होता है। जितनी भी क्रियाएं हैं उसको ये ध्यान में रखना है कि उस क्रिया के लायक कौन है, वो अपना कार्यभार थोड़ा सा उसको सौंप देगा। उसके जितने सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो उसको अपने कार्यभार को उनको सौंप देता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आप प्रिंसिपल को ले लीजिए अपने स्कूल के। उनका जो कार्य होता है वो अपना कार्य करते हैं। अब एक बात सोचो, कहने को वो प्रिंसिपल हैं तो क्या वो पूरे स्कूल को पढ़ा सकते हैं? नहीं। वो अपना कार्यभार क्या कर देते हैं, टीचर्स को सौंप देते हैं कि भाई आपको ये वाली क्लास पढ़ानी है, आपको ये वाली क्लास पढ़ानी है। तो वो अपनी सुविधा के अनुसार अपने कार्य का कुछ भाग अपने टीचर्स को सौंप देते हैं। जैसे कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, टीचर पढ़ाता तो है ही, साथ ही साथ उसको एक्टिविटीज़ का भी कार्यभार सौंप देते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी कार्यभार का सौंपा जाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, अधिकार प्रदान करना, ग्रांटिंग अथॉरिटी। यदि अधीनस्थों द्वारा उनको सौंपे गए कार्यभार को पूरा किया जाना है तो इस हेतु उन्हें आवश्यक अधिकार भी प्रदान करने होंगे। यदि
एक प्रबंधक ये डिसाइड करता है कि जो भी उसका कार्यभार है वो अपने कार्यभार का कुछ भाग अपने सबॉर्डिनेट्स को सौंप देगा, तो सिर्फ अपने कार्य के भार को सबॉर्डिनेट्स को सौंपना ही ये नहीं होता कि भाई उसका कार्य पूरा हो गया, बल्कि ये भी होता है कि अगर वो उसको कार्यभार सौंप रहा है तो वो साथ ही साथ उसको कुछ अधिकार भी देगा, उसको कुछ अधिकार भी वहाँ पर देने अनिवार्य हो जाते हैं। अगर वो अधिकार ही नहीं सौंपेगा तो फिर भाई वो काम कैसे करेगा। जिस प्रकार के अधिकारों की आवश्यकता स्वयं प्रबंधक को उन कार्यों को करने के लिए होगी, ठीक वैसे ही अधिकारों को प्रबंधक अधीनस्थों को सौंपेगा ताकि कार्य संपन्न किया जा सके। अब एक प्रबंधक है, उस प्रबंधक को अगर वो कार्य खुद से संपन्न करना पड़े, खुद से पूरा करना पड़े, तो उस कार्य को करने के लिए उस प्रबंधक को जितने अधिकारों की आवश्यकता होगी, ठीक वैसे ही अधिकारों को प्रबंधक अपने सबॉर्डिनेट्स को सौंपेगा, जो भी उसके अधीनस्थ हैं उनको भी सौंपेगा। ऐसा नहीं है कि भाई वो प्रबंधक है तो उसके पास सारे अधिकार रहेंगे और कार्यभार भी उसके पास नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो अपने सबॉर्डिनेट्स को सौंप देंगे। ऐसा नहीं होता। अगर प्रबंधक अपने कार्य के भार को अपने सबॉर्डिनेट्स को सौंपता है तो वो उनको कुछ अधिकार भी सौंपता है ताकि जो उनके उद्देश्य हैं वो उनकी प्राप्ति कर सके। स्पष्ट है कि जब तक अधीनस्थ को कार्यभार को पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, तब तक वह कैसे अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभा सकेगा। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अगर उसको उसके अधिकार प्राप्त नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो उसका जो भी कार्य है, जो भी उसका कर्तव्य है, वो उसको प्रभावी ढंग से नहीं निभा सकेगा। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए उसको उन कार्यों के लिए जो भी अधिकारों की आवश्यकता होती है वो अधिकार उसको प्राप्त होने चाहिए ताकि वो अपने कार्य को सही तरीके से कर सके। इस संबंध में एक विद्वान ने सही कहा है कि यदि हम व्यक्तियों को बिना आवश्यक अधिकार दिए दायित्व सौंपते हैं तो वह नरक तुल्य है। किसी विद्वान ने ये लिखा है कि यदि हम व्यक्ति को उसका कोई कार्य सौंपते हैं और उसको उसके अधिकार प्राप्त नहीं करने देते, उसको उसके अधिकार नहीं देते, तो क्या होता है कि हमारी तरफ से तो वो दायित्व हो गया कि भाई वो उसको करना है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है, तो वो क्या है, वो एक नर्क तुल्य है, नर्क के समान है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, दायित्व अथवा जवाबदेही निर्धारित करना, क्रिएशन ऑफ ऑब्लिगेशन और अकाउंटेबिलिटी। अधीनस्थों को कार्यभार सौंपने तथा उन्हें आवश्यक अधिकार प्रदान किए जाने पर ही भारार्पण से संबंधित कार्य समाप्त नहीं हो जाता, अपितु इसके अंतर्गत यह भी देखना होता है कि अधीनस्थ अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रहे हैं या नहीं। हमने पहले पढ़ा था पॉइंट नंबर 1 में कि कार्यभार का सौंपना, किसी को कार्यभार का सौंपना, यानी एक प्रबंधक के पास ज़्यादा कार्यभार है तो वो क्या करेगा, अपने सबॉर्डिनेट्स को वो कार्यभार सौंप देगा। सेकंड में हमने पढ़ा था कि सिर्फ कार्यभार का ही सौंपना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि ज़रूरी यह भी होता है कि उसको अधिकारों को भी सौंपा जाना है। ये तो थे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट की बात। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। भाई हमने उसको काम भी सौंप दिया, उसको अधिकार भी प्रदान कर दिए, लेकिन हमने यह देखा ही नहीं कि वो जो अधीनस्थ है वो अपना कार्य ठीक प्रकार से कर भी रहा है या नहीं। हमारा कार्य सिर्फ वहीं तक नहीं होता कि हमने अधिकार भी प्रदान कर दिए और उसको कार्य भी सौंप दिया। कार्य यहाँ पर समाप्त नहीं होता। हमारा कार्य वहाँ पर समाप्त होता है कि जब हम ठीक तरीके से देख रहे हैं कि वो अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रहा है या नहीं। जो भी कार्यभार सौंपा जाता है उसे नियमित ढंग से पूरा करना ही दायित्व अथवा जवाबदेही कहलाता है। जो भी कार्य हम एक सबऑर्डिनेट्स को, एक अधीनस्थ को सौंप रहे हैं, उस कार्य को पूरे ढंग से करना ही दायित्व और जवाबदेही कहलाता है। इस प्रकार कार्यभार से भारार्पण में अधीनस्थ की ओर से दायित्व या जवाबदेही भी सम्मिलित होती है। जो ये कार्यभार है, भारार्पण में जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उसकी तरफ से क्या होता है, ये दायित्व भी होता है और जवाबदेही भी इसमें सम्मिलित होती है। दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है।